हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आगे बढ़ने से पहले मैं चाहता हूं कि आप हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें बेटा। ठीक है। मेरा नाम है विशाल भारद्वाज। मैं आज आपको थोड़ा बहुत एफकेट के बारे में बताने जा रहा हूं। मैंने ये प्लेटफॉर्म अभी भी ज्वाइन किया है। मैं काफ़ी सालों से ऑफलाइन पढ़ा रहा था और अब मैं ऑनलाइन पढ़ा रहा हूं बेटा, और मुझे आपका साथ चाहिए। मुझे क्या चाहिए? आपका साथ चाहिए। आज हम लोग एक छोटा सा सेशन रखेंगे जिसमें हमारा इंट्रोडक्टरी पार्ट होगा, जिसमें आपके एफकेट के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। एफकेट का एग्ज़ाम नज़दीक है, आप लोग सभी तैयारी कर रहे हैं उसके लिए, और हम चाहते हैं कि हमारे जो मार्क्स हैं उसमें कहीं भी ना जाएं हैं। ठीक है। सबसे आसान पेपर होता है और मैं चाहता हूं कि आप इस आसान पेपर को बिल्कुल ही आसानी से सॉल्व कर पाएं। ठीक है। मैं नहीं चाहता कि आप इसको थोड़ा सा भी हार्ड लें। ठीक है। तो हम ज़्यादा बातों में टाइम ना खराब करते हुए आगे बढ़ते हैं सिलेबस के ऊपर। तो आपके जो एफकेट के एग्जाम होता है उसमें सिलेबस क्या कवर अप होता है, हम उसके बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है। सिलेबस कवर्ड इन एफकेट एग्जाम। पहला आपका सब्जेक्ट, चूंकि जो मेरा सब्जेक्ट है वो है इंग्लिश, आपका इंग्लिश सब्जेक्ट होता है। उसके बाद आता है आपका न्यूमेरिकल एबिलिटी, रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, मिलिट्री एप्टीट्यूड। ये जो 4 सब्जेक्ट हैं ये आपके सर आपको करवा ही रहे हैं, और मुझे मतलब पूरा यकीन है कि ये बहुत अच्छे से करवा रहे हैं सर। ठीक है। और इन्होंने मुझे मौका दिया है, मैं इनके लिए इनका धन्यवाद करता हूँ। प्रतीक दलाल सर आपको ये करवा रहे हैं। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम लोग बात करते हैं कि एफकेट में और क्या पूछा जाता है। ड्यूरेशन आपकी जो होती है वो 120 मिनट्स की होती है बेटा, और नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो आपसे पूछे जाते हैं वो पूछे जाते हैं 100। ओके। अब यहां पर ध्यान देने वाली जो बात है वो ये है कि यहां पर आपके जो मैक्सिमम मार्क्स हैं दोज आर 300, यानी ये जो मार्क्स है आपके ये 300 हैं। तो इसका मतलब ये हो गया कि आपका हर जो क्वेश्चन है वो कितने मार्क्स का हो गया बेटा? 3 मार्क्स का। मैं जानता हूं कि नेगेटिविटी हर जगह होती है, जो नेगेटिव मार्क्स होते हैं वो हर जगह होते हैं, लेकिन आप ये भी आप यही सोच के चलें कि आपको पॉजिटिव थिंकिंग लेनी है। क्या पॉजिटिव सोचना है? आपको ये सोचना है बेटा कि अगर आपका एक क्वेश्चन सही होता है तो आप वहां पर 3 मार्क्स गेन करते हो, 3 मार्क्स आप वहां पर गेन कर रहे हो। ठीक है। तो हमें यहां पर हमारा टारगेट होना चाहिए कि हम लोग 300 में से 300 अचीव करें, लेकिन दिस इज इम्पॉसिबल। ये क्या है बेटा? ये इम्पॉसिबल है। तो हम लोग फिर भी कोशिश करेंगे कि हम लोग अपने दायरे को 250 के अराउंड में रखने की कोशिश करें। बाय चांस बहुत ज्यादा लो है वो 230 के आसपास जाने की कोशिश करें। ठीक है। चलिए आगे हम लोग आगे बढ़ते हैं बेटा, और हम लोग बात करते हैं इंग्लिश सिलेबस की। जो मेरा सिलेबस है, जो मेरा पैटर्न है, मैं उसके बारे में आपसे बात करूंगा। मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को सेशन पसंद आएगा, और अगर आपको ऐसा लगता है कि हाँ मेरे से कहीं ना कहीं चूक हो जाती है, कहीं ना कहीं गलती रह जाती है, तो मैं चाहता हूं कि आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं, और हमारी वीडियो को शेयर लाइक जरूर करें बेटा। ठीक है। और सब्सक्राइब अगर आप लोगों ने नहीं किया तो आप इसे सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिए। अगर हम लोग बात करते हैं इंग्लिश सिलेबस की, तो इसमें वोकैब पार्ट जो होता है वो सबसे ज्यादा मेन होता है। ठीक है। बच्चों की ग्रामर उनके टिप्स पर होती है। बच्चे अपनी ग्रामर को टिप्स पर रखते हैं। आजकल ग्रामर से हम इतना मतलब अब डरते नहीं हैं। पहले वाले बच्चे डरते थे, लेकिन अब हम डरते नहीं हैं। तो लेकिन जब हम मार खाने की बात आती है तो हम मार खाते हैं कहां पर बेटा? वोकैब पोर्शन पे। क्यों? क्योंकि हमारा जो प्लेटफॉर्म होता है, हमारा जो बैकग्राउंड होता है, हम वहां कहीं ना कहीं मार खा जाते हैं। हमारा बैकग्राउंड इस पे बहुत ज्यादा मैटर करता है। हम लोग डे टू डे कुछ शब्दों से रूबरू नहीं हो पाते, जिसकी वजह से हमें अपने रियल एग्जाम्स में उस एग्जाम से रिलेटेड प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। ठीक है। इस वोकैब को मैं बड़े अच्छे से करवाऊंगा, बड़ा स्मूथली करवाऊंगा। चाहता हूं तो सिर्फ आपका साथ। ठीक है। हम लोग इसमें पहले बात करते हैं सिनोनिम्स और एंटोनिम्स, और यही बच्चों का सबसे बड़ा क्या है? डर। यही बच्चों का सबसे बड़ा क्या है? डर। क्यों? क्या करते हैं बच्चे? जीके बच्चों को याद हो जाती है, बच्चे रटते रहते हैं, या रटते रहते हैं, वो याद हो जाती है। मैथ्स आपको सॉल्यूशन आपको करना होता है, वो बड़ा आजकल बड़े मतलब मैथ्स में सभी मतलब इजीली उसको क्रैक कर लेते हैं। ठीक है। बाकी जो सब्जेक्ट्स है, रीजनिंग एबिलिटी, ये भी आपका क्रैक हो जाता है। लेकिन जहां हम अटकते हैं वो सिनोनिम्स और एंटोनिम्स। अरे सर कितने वर्ड्स को हम याद करें, कितने वर्ड्स को हम याद करें? लेकिन अगर आप मेरे हिसाब से चलेंगे तो मैं आपको गारंटी देता हूं आपको शब्द आसानी से याद होगा। आपको एक ट्रिक फॉलो करनी है, वो ट्रिक मैं आपको जरूर बताऊंगा जब मैं सिनोनिम्स और एंटोनिम्स को फॉलो अप करूंगा। मैं चाहता हूं कि आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी लाइक और शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें बेटा। क्यों? क्योंकि आपको उस पर डे टू डे अपडेट्स आपकी मिलती रहेगी। आपके साथ मैं कुछ क्विज सेशंस भी करवाऊंगा, और मैं चाहता हूं कि आप जब हमारा साथ देंगे तो आपको उससे कुछ ना कुछ फायदा जरूर मिलेगा। अब मैं बात करता हूं, मैं टॉपिक पे वापस आता हूं। सिनोनिम और एंटोनिम्स की हम लोग बात कर रहे थे, और ये बच्चों का सबसे बड़ा डर है। अगर आप मेरा साथ एंड तक देंगे, अपने एग्जाम्स तक देंगे, तो मैं आपका ये डर निकाल दूंगा। इस बात की मेरी गारंटी है। ठीक है। हम लोग बात करते हैं तीसरे टॉपिक की, दैट इज इडियम एंड फ्रेजेस। ये
एक ऐसा टॉपिक है जिसको पढ़ने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि आप क्या कर रहे हैं, आपको मीनिंग पता होना चाहिए आप क्या कर रहे हैं, ठीक है। मुहावरे और लोकोक्ति आप हमेशा से पढ़ते आए हैं हिंदी में, और हिंदी में आप उसे आसानी से ग्रैब कर भी लेते हैं। लेकिन जब आप इंग्लिश की बात करते तो वहां पर कहीं ना कहीं आपको चेंजेस देखने को मिलते हैं। जैसा शब्द होता है वैसा मायना हो, ये मैटर नहीं करता, ऐसा नहीं होता, ऐसा होता भी है, ठीक है। हमें दोनों केसेस लेके चल रहे हैं। अब हम बात करते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में भी आपको प्रैक्टिस की जरूरत है। अगर आप देखेंगे, अगर आप ओवरऑल इवैल्यूएशन करेंगे तो आपको इसमें सबसे ज्यादा जो जरूरत पड़ती है दैट इज प्रैक्टिस। आपको किसकी जरूरत पड़ती है बेटा? प्रैक्टिस की जरूरत पड़ती है। किसकी जरूरत पड़ती है बेटा? प्रैक्टिस की जरूरत पड़ती है, ठीक है। आगे समझ में आपको? आगे बढ़ते हैं, चलिए। वोकैब पार्ट आपको समझ में आया। मैं आपसे ये वादा करता हूं कि हमारा अगर आप वोकैब सेक्शन को अगर आप डे टू डे फॉलो करेंगे तो इस वोकैब सेक्शन में मैं आपको कहीं भी जाने नहीं दूंगा, कहीं भी जाने नहीं दूंगा। हम वो करेंगे जो मेन एग्जाम्स में आए भी हुए हैं। हम लोग एसएससी भी उठाएंगे, हम लोग एनडीए भी उठाएंगे, हम लोग सीडीएस भी उठाएंगे। हम लोग सारे पैटर्न्स के वो वर्ड्स करेंगे जो हम लोग इजीली कर सकते हैं, ठीक है बेटा। और मैंने यहाँ कुछ प्रेजेंटेशन भी किए, मैं आशा करता हूँ आपको ये प्रेजेंटेशन भी पसंद आएगी। तो इसी बात पर आप मेरे चैनल को लाइक भी कीजिएगा, हमारे चैनल को लाइक जरूर कीजिएगा बेटा। अब हम बात करते हैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की। ये एक ऐसा सेक्शन है किसी भी एग्जाम का जो आता ही आता है। हालांकि रिसेंटली मैंने सुना कि एनडीए में शायद ये नहीं देखने को मिला, पर हम ये अंदाजा लेकर नहीं चल सकते कि अगले बार पेपर में ये आएगा या नहीं आएगा। ये डेफिनेटली आता है और ये सबसे अच्छा सेक्शन है। क्यों? क्योंकि हम लोग सेकंड थर्ड क्लास से इसको फॉलो अप करते आए हैं। अगर आप बात करें आज प्राइवेट स्कूल्स की, तो प्राइवेट स्कूल्स में हर प्राइवेट संस्था में आपको वो बुक देखने को मिलेगी जो किसी ना किसी प्राइवेट ऑथर ने लिख रखी है, ठीक है। और उससे आपको क्या बेनिफिट मिलता है? आप सेकंड क्लास से ही कॉम्प्रिहेंशन पैसेजेस को सॉल्व करना सीख लेते हो। अगर आप थोड़ी सी पहले की बात करते हो, यानी अगर मैं 90s का एरा बात करता हूं, तो हम लोग इतनी जल्दी ये चीजें ग्रैब नहीं कर पाते थे। उस समय में रिसोर्सेस भी कम होते थे, प्लस हमारे पास जो क्या कहते हैं टीचर्स होते थे, वो भी इन चीजों को जल्दी समझाना जरूरत नहीं समझते थे। वो चाहते थे कि इन चीजों को बच्चा आराम से समझे, एक स्टेज पर समझे, ठीक है बेटा। लेकिन अगर आज आप फॉलो अप करते हैं तो आप सेकंड क्लास से ये चीजें समझने लग जाते हैं। अब इसको फॉलो करने के लिए मैंने कुछ बातें लिखी हैं। देयर विल बी अ स्मॉल पैसेज गिवन टू यू, रीड द पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन आफ्टर द पैसेज। अब इसको फॉलो करने के लिए आप क्या करेंगे? सबसे पहले आप क्वेश्चंस को पढ़ेंगे, फिर आप पैसेज पे जाएंगे। जहां जहां आपको आंसर मिलता जाएगा आप उसे टिक करते जाएंगे। मेरी छोटी सी ट्रिक है, मेरी छोटी सी समझ है, इसका एक रीजन है। मैं पहले पैसेज को पढ़ूं, फिर मैं क्वेश्चंस पे जाऊं, फिर क्वेश्चंस के लिए पैसेज को पढ़ूं, तो उसमें मेरा टाइम कंज्यूम हो रहा है। जो मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि यहां पर 100 क्वेश्चंस होंगे, 100 क्वेश्चंस होंगे, टाइम लिमिट आपको 120 मिनट्स गिवन होगा। आपको हर क्वेश्चन का एक टाइम सेट कर कर चलना पड़ेगा, तभी आप इस पेपर को पूरा सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है बेटा। तो आपके लिए टाइम यहां पर मैटर जरूर करता है, ठीक है। अब मैंने यहां छोटी सी एक हिंट लिख दी कि ऑल द आंसर्स आर गिवन। भैया ये एक ऐसी हिंट है जो मैं नहीं देना चाहता था, फिर भी मुझे देनी पड़ी, क्योंकि हम लोग गलती कहां करते हैं? हम लोग सीधा हिडन मीनिंग्स पे जाते हैं। हमें ये समझना चाहिए कि कोई भी मीनिंग पैसेज में ऑलरेडी गिवन है, आपको बस उसे फाइंड आउट करना है, ठीक है बेटा। हाँ, कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिसमें आपके हिडन मीनिंग्स होते हैं, जिसका जो ऑप्शंस आपको दिए गए होंगे मल्टीपल चॉइस में, आपको टिक करना है, तो उस पर आप लोग जा सकते हैं। उसके लिए भी हम लोग डे टू डे प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है बेटा। अगली स्लाइड्स पे चलते हैं हम लोग। अगली स्लाइड ये कहती है कि हमारे पास सेंटेंस इंप्रूवमेंट और सेंटेंस कंप्लीशन दो चीजें होती है, दोनों में अंतर कुछ भी नहीं है। सेंटेंस इंप्रूवमेंट में क्या होगा बेटा? आपको स्पॉटिंग द एरर करके एक एक्सरसाइज दी गई होगी। इसके 3 क्वेश्चंस आपको दिए गए होंगे, 2 या 3 या 4, जो भी आपको क्वेश्चन दिए गए होंगे। एक सेंटेंस आपको दिया गया होगा, उसमें पार्ट्स डिवाइडेड होंगे ए, बी एंड सी, और उसमें किसी ना किसी पार्ट पर गलती होगी, ठीक है। आपको उस गलती को फाइंड आउट करना है और उस पर मल्टीपल चॉइस पे आपको टिक करना है। अब देखिए, किसी भी बंदे के पास इतना समय नहीं है कि वो वहां पर ग्रामर के रूल लगाने बैठ जाए। अगर मैं ये सोचूं कि भाई स्पॉटिंग द एरर ऐसे आएगा कि यहाँ हैज की जगह हैव आएगा, हैव की जगह हैज आएगा, क्योंकि मैंने रूल नंबर उसमें बुक में रूल नंबर ये पढ़ा था, तो भैया ये ऐसा नहीं होगा। आप इतना टाइम उसमें खराब नहीं करेंगे। अगर मैं बात करता हूं बैंकिंग के एग्जाम की बेटा, तो 45 मिनट्स में आपको कितने क्वेश्चन करने होते हैं? 100 क्वेश्चन करने होते हैं 45 मिनट्स में, और उसमें 35 क्वेश्चन होते हैं इंग्लिश के, जो 20 मिनट्स में आपको सॉल्व करने होते हैं। आप सोच के देखिए, आप उसमें कितना टाइम कंज्यूम कर लेंगे, आप उसको कैसे फॉलो अप कर पाएंगे? अगर आपकी प्रैक्टिस नहीं होगी तो आपको प्रैक्टिस ही परफेक्ट बनाती है, ठीक है। अब आती है बात आपकी सेंटेंस कंप्लीशन में। 2 टॉपिक होते हैं इसमें, फिल इन द ब्लैंक्स और आपका क्लॉज टेस्ट। फिल इन द ब्लैंक्स की अगर आप बात करते हो तो आपको ब्लैंक्स ये 2 चीजों में दिए गए होंगे। एक होता है आपका ग्रामर बेस,
एक होता है बेटा आपका ग्रामर बेस और दूसरा होता है आपका वोकैब बेस। वोकैब बेस में आपका क्या होगा बेटा, वोकैब में आप में मीनिंग आपकी स्ट्रांग होनी चाहिए, किसी भी वर्ड का मतलब आपको पता होना चाहिए। इसको पता करने के लिए सबसे अच्छा जो उदाहरण मैं यहां देना चाहता हूं, उदाहरण क्या, मैं आपको एक हिंट देना चाहता हूं। उस सेंटेंस को, जिस सेंटेंस में ब्लैंक होगा, उस सेंटेंस को आप 2-3 बार अगर पढ़ेंगे तो आपको उस सेंटेंस का मायना जरूर पता चल जाएगा। जैसे ही आप उस हिडन मीनिंग को ग्रैब कर लेंगे, आप वहां पर दिए गए ऑप्शंस में से किसी भी एक ऑप्शन को जो उस मायने से मैच करता होगा वहां पर फिलअप कर सकते हैं। यही एक आसान तरीका है। इंग्लिश में ट्रिक्स नहीं आती, मैं आपको बता रहा हूं, कुछ पोर्शंस में ट्रिक्स भी आ जाती हैं लेकिन इंग्लिश में ट्रिक्स फेल हो जाती हैं। यहां पर रूल लगते हैं। अगर आप जीके की बात करते हो, जीके में आप बड़ी आसानी से किसी भी ट्रिक को लगाकर उसे याद कर सकते हो। किसी भी फॉर्मूला की अगर आप बात करते हो, मैथ्स की बात करते हो, तो आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, आप अपने फॉर्मूले से उसको सॉल्व कर सकते हो। लेकिन अगर आप इंग्लिश की बात करते हो तो यहां पर कई बार हमारे इंग्लिश में हमें धोखा दे दिया जाता है, ठीक है। अब वो धोखा हमें नहीं खाना। क्लॉज टेस्ट में क्या होगा, इट विल बी सिमिलर लाइक दैट पैसेज, ओके, ये पैसेज की तरह ही होगा। बस फर्क इतना होगा कि पैसेज में आपको पूरा पैसेज आपको दिया गया होता है विदाउट एनी ब्लैंक, यहां पर आपको ब्लैंक्स दिए गए होंगे। क्या दिए गए होंगे बेटा, ब्लैंक्स दिए गए होंगे। इन ब्लैंक्स में आपको क्या करना है, वर्ड को फिलअप करना है। इसके लिए भी यही ट्रिक है जो आप फिल इन द ब्लैंक्स में अपना रहे हैं। आपको उस सेंटेंस को बार बार पढ़ के देखना पड़ेगा। उसके अगर आपको उस सेंटेंस से नहीं पता चल रहा कि उस वर्ड में क्या, उस ब्लैंक में क्या आना चाहिए, तो आप उससे नेक्स्ट सेंटेंस या उससे पहले वाला सेंटेंस को एक बार पढ़ने की कोशिश करें, क्योंकि ये जरूरी होता है कि अगर आप ऊपर वाला सेंटेंस और लास्ट वाला सेंटेंस पढ़ने की कोशिश करते हो तो आपको कहीं ना कहीं मतलब पता चल जाता है। ये एक रूल है, एक बेसिक रूल है। क्या रूल क्या कहता है, ये कहता है कि अगर आपके पास एक पैसेज गिवन है तो उस पैसेज का जो मैसेज होता है या तो वो फर्स्ट 3 लाइन्स में होगा या इन बिटवीन 3 लाइन्स में होगा या थर्ड मतलब लास्ट जो 3 लाइन्स होती हैं उनमें कहीं ना कहीं पाएगा। यही एक जनरल रूल हम लोग फॉलो करते हैं और मैं चाहता हूं कि इस रूल पे हम लोग टिके रहें, क्योंकि ये रूल बड़ा ही एक बोलते हैं ना, मतलब हमारे साथ कभी भी दगा नहीं करता, ठीक है, हमारे साथ कभी धोखा नहीं करता। इंग्लिश की अगर बात करते हैं तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने आते हैं बेटा, 25 से 28। मैंने 30 भी देख रखे हैं, लेकिन हम लोग आज के पैटर्न के हिसाब से बात करें तो 25 क्वेश्चंस आपके आते ही आते हैं, ठीक है। हाँ, कई बार 28 भी हो जाते हैं, 27 या 28 हो जाते हैं बेटा, ठीक है। 25 से 28 आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो इसी से आप इसका अंदाजा लगा सकते हो कि इसकी वेटेज जो है, ये वेटेज के हिसाब से ये कितनी इंपॉर्टेंस रखता है बेटा, इंग्लिश सब्जेक्ट कितनी इंपॉर्टेंस रखता है। और सिर्फ एफकेट एग्जाम की बात नहीं कर रहा हूं, ये सारे ही सब्जेक्टों की बात है, सब में इंग्लिश, सारे ही पेपरों की बात है कि जिसमें सब में ही आपका इंग्लिश जो सब्जेक्ट होता है वो सबसे ज्यादा मायने रखता है। अगर हम लेवल ऑफ पेपर की बात करें तो लेवल ऑफ पेपर इजी आएगा बेटा या आएगा आपका मॉडरेट। कैसा आएगा, इजी आएगा या आएगा आपका मॉडरेट। अगर आप सिनोनिम्स और एंटोनिम्स की बात करते हो तो हाँ, कई बार टिपिकल लेवल के वर्ड्स पूछ लिए जाते हैं, लेकिन हम लोग ओवरऑल कैलकुलेशन कैसे करते हैं, पेपर के हर पोर्शन को देखकर, और हर पोर्शन के हिसाब से हमेशा इंग्लिश का पेपर जो होता है वो मैक्सिमम टाइम आपका मॉडरेट देखा गया है। कैसा देखा गया है, मॉडरेट देखा गया है। तो हम जिस सेक्शन से सबसे ज्यादा डरते हैं भैया वो सेक्शन तो इजी है, मॉडरेट आ रहा है, फिर हमारे अंदर डर कैसा, ठीक है। हम कोशिश करेंगे कि इन कुछ दिनों में, चंद दिनों में हम इस डर को निकाल दें, ठीक है बेटा। ये मैंने आपके लिए एक छोटी सी स्लाइड बनाई है। हम कहते हैं, हम पहले ही चीजों को देखकर हार मान जाते हैं। हम लोग क्या करते हैं, हम किसी भी पेपर की तैयारी करते हैं तो हम में से काफ़ी बच्चे ऐसा करते हैं कि हम सर मतलब ये वाला पोर्शन मेरा थोड़ा सा वीक है तो मैं एक काम करता हूँ, इस पोर्शन को इतना ही करता हूँ जितना मेरे से आएगा। नहीं नहीं, ऐसा मत करिए। हर पोर्शन अपनी इवैल्यूएशन, अपनी परफेक्टनेस रखता है। हर पोर्शन की अपनी कुछ ना कुछ वैल्यू होती है, ठीक है बेटा। अगर आप किसी भी ऐसे एग्जाम को लेते हो जिसमें आपको पर्टिकुलरली एग्जाम को क्रैक करने के लिए आपको पर्टिकुलरली सेक्शन में आपको कट ऑफ मार्क्स अचीव करने होते हैं, बैंकिंग की बात करते हो तो उसमें यही होता है, आपको हर सेक्शन में कुछ कट ऑफ मार्क्स गेन करने होते हैं, तो आप वहां से अंदाजा लगा सकते हो कि इंग्लिश की कितनी इंपॉर्टेंस हो जाती है। 35 क्वेश्चन, 35 क्वेश्चन, ठीक है। अब आप मैंने ये स्लाइड में आपको ये दिखा रखा है, पहली सीढ़ी पर जब आप बैठते हो तो आप यही सोचते हो आई वॉन्ट डू इट, लेकिन यहां से आपको क्या मिलता है, एक मोटिवेशन मिलता है, और मोटिवेशन मिलता है तो आप कहते हो आई कांट डू इट, ठीक है। लेकिन वो मोटिवेशन थोड़ा सा उसमें बदल जाता है, पॉजिटिविटी में बदलता है, तो आप कहते हो आई वांट टू डू इट, मैं ये करना चाहता हूं। फिर आप ऐसे ही बढ़ बढ़कर लास्ट में आप कहीं ना कहीं आते हो और कहते हो यस आई डिड इट। ये तब होता है जब आप अपने अंदर ये ठान लो, ठीक है बेटा। यहां लेकिन मैं एक चीज रिप्लेस करना चाहता हूं, आई विल को मैं चेंज करूंगा मस्ट से। आप लोग इस चीज को करिए, क्योंकि मस्ट जो होता है वो कंपल्शन दर्शाता है। यही आपका पहला रूल भी मैंने आपको बता दिया।
यही आपका मैंने पहला रूल भी आपको बता दिया कि मस्ट और शुड में यही अंतर होता है कि मस्ट आपको कंपल्शन की ओर ले जाता है और शुड आपको कंपल्शन से रोकता है। ठीक है बेटा, कंपल्शन की तरफ नहीं ले जाता। चलिए हम छोटा सा एक और टॉपिक हमारे पास बचता है कि टॉपिक क्या आते हैं और नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने पूछे जाते हैं। ये जनरल पैटर्न का है। 2020 में जो फर्स्ट पेपर हुआ था एफकैट का उसी से रिलेटेड है। 2019 में भी यही पैटर्न ऑलमोस्ट ऑल फॉलो किया गया था। फिल इन द ब्लैंक्स आपके जिसमें से 4 क्वेश्चन पूछे गए थे, ऑलमोस्ट ऑल 4 ही आते हैं, कभी 3 भी हो जाते हैं, कभी 5 भी हो जाते हैं, कभी 5 भी हो जाते हैं, लेकिन उनके जो वेटेज होती है वो और सेक्शंस में वो एडजस्ट कर दी जाती है। ठीक है बेटा, क्लॉज टेस्ट की अगर हम बात करते हैं तो 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आजकल 3 भी आते हैं, आजकल 3 आ रहे हैं, वो बाकियों में एडजस्ट हो जाते हैं। ठीक है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की बात करते हैं तो 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आप यहीं से अंदाजा लगा सकते हो, 3 से भी 4 भी हो जाते हैं बेटा, 4 भी आ जाते हैं। ठीक है, तो सिनोनिम्स की अगर बात करते हैं तो 2 पर्टिकुलरली, हाँ ठीक है, इस बार आपके 2 देखे गए थे। अगर आप पिछले कुछ पेपर्स की बात करते हो तो 3 भी देखे गए हैं बेटा, 3 एंटोनिम्स और 3 सिनोनिम्स। तो यहां से आपको पता चलता है कि ये 6 मार्क्स, यानी ये 6 क्वेश्चन पूछे जाते हैं सिनोनिम एंटोनिम से, वोकैब पार्ट से, और ये जो 6 क्वेश्चन ये आपके टोटल 18 मार्क्स बनाते हैं। अगर हम ये सोचकर चलें कि हम सिनोनिम्स एंटोनिम नहीं करेंगे तो भैया हम 18 मार्क्स का हमारे लिए लॉस क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, इडियम्स एंड फ्रेजेस में से कितने 3 क्वेश्चंस आते हैं बेटा, ऑलमोस्ट ऑल इतने ही रहते हैं। एरर डिटेक्शन की बात करें तो 3 क्वेश्चन एरर डिटेक्शन से आते हैं, कई बार 2 भी आ जाते हैं। ठीक है, 4 तो मुश्किल सा ही होता है, लेकिन 2 या 3 आपसे पूछे जरूर जाते हैं। अच्छा, कई बार क्या होता है 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी आता है, कई बार नहीं आता। जब आता है तो इसमें से 3 100% पूछे जाते हैं। एक सेक्शन इसमें और होता है, दैट इज स्पेलिंग प्रैक्टिस, दैट इज स्पेलिंग टेस्ट। मैंने आपको क्या बताया, 25 से 28 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, एडजस्टमेंट हर पेपर में होती है। स्पेलिंग टेस्ट के आपके 3 से 4 क्वेश्चन 100% डैम श्योर 100% आपके पेपर में मिलते हैं। कितने बेटा, 3 से 4 क्वेश्चन स्पेलिंग टेस्ट के। अब यहां से आपको पता चलता है कि आपकी ग्रामर थोड़ी सी पीछे हो जाती है, वोकैब ज्यादा आगे हो जाती है। मैंने ज्यादा ध्यान, मेरी बात पे गौर कीजिएगा, मैंने कहा ग्रामर थोड़ी सी पीछे और वोकैब थोड़ी ज्यादा आगे। ठीक है बेटा, चलिए लास्ट स्लाइड है आपके लिए, एक छोटी सी प्रेजेंटेशन है। आज से ही मैं आपको आपके एग्जाम्स के लिए गुड लक करना चाहता हूं बेटा। मैं आशा करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, आप लोगों ने पैटर्न सीख लिया होगा। किसी को भी कोई डाउट हो बेटा तो आप हमारे चैनल पर कमेंट कर आपके डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। मैं आशा करता हूं कि आपको ये सेशन पसंद आया। हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और हमारे टेलीग्राम चैनल पे जरूर जुड़ें बेटा, उससे अगर आप जुड़ेंगे तो आपको कुछ ना कुछ यूजफुल मटेरियल जरूर मिलेगा। थैंक यू, जय हिंद, जय हिंद।